अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां हर गुजरता लम्हा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद गहरा कर रहा है। बज़ाहिर हालात ये बता रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की उम्मीदें मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब अमरीकी सदर की जानब से ऐसे बयानात और इक़दामात भी सामने आ रहे हैं जो किसी भी मुमकिन डील को ख़तरे में डाल सकते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक अहम पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद अब भी एक अहम सफारती मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया बना हुआ है, बल्कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की फराहमी की कोशिश कर रहा है जहां दोनों फरीकैन बराह रास्त बातचीत कर सकें, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। अब असल सवाल यह है कि क्या अमरीका की जानिब से दी गई जंगबंदी की मोहलत ख़त्म होने से पहले कोई अमन मुआहिदा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि ट्रंप का अब इस हवाले से ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अमरीका जंगबंदी में किसी किस्म की तौसीह नहीं करेगा और अगर एक दो दिन में मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा जा सकती है। ट्रंप का अपनी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी में एक बड़ी कामयाबी है और अमरीका के पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन मुझे उम्मीद है ईरान के साथ ये मामला एक बड़ी डील के साथ ख़त्म होगा। अब एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत जंगबंदी में तौसीह नहीं करेंगे। इसका मतलब वाज़ेह है कि अगर सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले ईरान के साथ मुज़ाकरात हो गए तो फिर अमन कायम हो सकेगा। बसूरत दीगर ट्रंप ईरान पर फिर से हमलावर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी के इक़दाम को भी बदस्तूर दुरुस्त करार दे रहे हैं और अब ट्रंप ने एक और ईरानी जहाज़ को कब्जे में लेने का एतराफ़ भी कर लिया है। अब अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ करना, अब ईरानी कश्तियों को तहवील में लेना और आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी के इक़दामात समेत ट्रंप के जारहाना बयानात बज़ाहिर ईरान पर दबाव डालने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। लेकिन दूसरी जानिब इन्हीं खिलाफ वर्जी और मुतनाज़ा बयानात के सबब ईरान मुसलसल मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। ईरान की जानिब से बार बार ये इशारा दिया जा रहा है कि वो किसी भी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब अगर ऐसे में ट्रंप का जंगबंदी में तौसीह ना करने का ऐलान अमली तौर पर नाफिज हो जाता है और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते तो इसके नताइज नहायत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहले तो खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ आलमी मईशत, ख़ास तौर पर तवानाई की मंडियाँ शदीद मुतासर होंगी। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो सकता है, जिसका असर दुनिया भर के आम सारिफीन तक पहुँचेगा। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग के खदशात भी जन्म ले सकते हैं, जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। ये तनाज़ा पहले ही हज़ारों जानें ले चुका है और अगर इसको फौरी तौर पर हल ना किया गया तो इंसानी बहरान मज़ीद संगीन भी हो सकता है। ऐसे में सफारतकारी वाहिद रास्ता है, लेकिन सफारतकारी के लिए एतमाद बुनियादी शर्त होती है, जिसकी इस वक्त सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है। इस वक्त उस्मान शाहिद साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त मज़ीद उनसे बात करते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कभी उम्मीद जाहिर की जा रही कि कल मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से तो ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और मुज़ाकरात से पहले कुछ यकीन दहानियाँ हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं जिनका दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जो ट्रंप का रीसेंट स्टेटमेंट है, एक तो जंगबंदी में तौसीह ना करने का फैसला, सीज़ फायर में तौसीह नहीं की जाएगी और फिर आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, तो फिर ईरानियन साइड की जो रिजर्वेशंस हैं और कंसर्न्स हैं वो दूर नहीं होंगे, तो क्या वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो जिस तरह का माहौल डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं उसकी सेंस बनती है। इनकी मैडमैन थ्योरी है ही ये है। इन्होंने कंफ्यूजन और क्योस जो है एक आप कह लें बाय डिजाइन है, डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब 24 घंटे से कम टाइम रह गया वहां पे सीज फायर खत्म होने का, और वो एक मोमेंटम गेन करके एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं और एक सिग्नल और पोस्टर दे रहे हैं, ना सिर्फ अपनी मेगा बेस को बल्कि ईरान को भी। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान उससे किसी सूरत के अंदर मरूब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से उनकी टोन अभी तक वो डिफाइंड है और वो ये इंप्रेशन को डिबंक करना चाह रहे हैं किसी सूरत में कि वो जो चीज अमेरिका मैदान से नहीं उठा सका वो टेबल के ऊपर से लेके चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप याद रखें, मुज़ाकरात से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका ना सिर्फ रिलायबल पार्टनर नहीं है बल्कि रिलायबल नेगोशिएटर नहीं है। देखें जो सालिस करवा रहे हैं पाकिस्तान, ये तो उनको एम्बेरस करने की भी पूरी सलाहियत रखता है। पहले जेडी वैंस को 12,000 किलोमीटर का सफर करके भिजवाया और उसके बाद उसको वो मूवमेंट कैपिटलाइज नहीं करने दिया। जब डील होने के करीब थी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार की। तो देखें हद से ज्यादा बड़े हुए मुतालबात, गैर हकीकी तवक्कुआत और जिस तरीके से ईरान के खदशात हैं, तहफुजात हैं, आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी एप्रीहेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो ईरान देखें यहाँ के ऊपर उसी सूरत में बैठेगा।
वो कहते हैं कि जब तक आप हमें दुश्मन समझेंगे, एक फरीक की हैसियत से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो हम यहाँ के ऊपर आपके साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ना नाइव हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि डील फौरी हो जाएगी, तेज तर प्रोसेस हो जाएगा और नतीजा हेज हो जाएगा। ये मामलात बड़े कन्वोल्यूटेड है, ये लॉन्ग 47 साल का मिसट्रस्ट इस चीज के अंदर शामिल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन उनके मेगा बेस के एंड के ऊपर नहीं है, कांग्रेस के एंड के ऊपर नहीं है। कल अभी जो सर्वे हुआ वहां पे प्यू रिसर्च सेंटर का, उसमें 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 36% से भी नीचे आ गई है। और वो सारे वो लोग हैं जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के हैं, वो कहते हैं कि इसराइल के साथ जो है हमारे मुफादात जो हैं वो टकराव के अंदर आ गए और हमें नुकसान हुआ है उस चीज का, टैक्स पेयर का पैसा भी डंप हो गया वहां पे, और उसके अलावा मुल्की लेवल के ऊपर भी हमें वो चीज जो है नजर नहीं आती। देखिए स्टॉक मार्केट अभी भी जोल्ट कर रही है, कल भी उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट ना सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए होता है बल्कि स्टॉक मार्केट, तेल की आलमी मार्केटों के अंदर भी फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार है। अभी भी अपना हुर्मुज़ बंद की गई है, और सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर। जब जुमे को ट्वीट करके उन्होंने इराकची ने खोल दिया था तो आप नाकाबंदी खत्म करके जेस्चर दे सकते थे, लेकिन आपने चाइना से आते हुए वेसल जो है उसको कब्जे में लेके क्या कह रहे हैं, आपके कंटेनर को चेक किया गया, कुछ ऐसी चीज थी जो कि उनकी तरफ से तोहफा दिया जा रहा था, और फिर आप एक बाध्यतमादी की फिजा बना रहे हैं। कैसे वक्त में जब आपने 14 मई को वहां पे चीन के साथ जाके मुलाकात करनी है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ। डोनाल्ड ट्रंप चीजों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया उनके इस सारे मामले को समझ गई है। वो वियतनाम की बात तो कर रहे हैं कि मैं होता तो ये कर देता, इराक वार में ये कर लेता। याद रखें ग्लोबल सुपर पावर कभी 40 दिन में टेबल के ऊपर नेगोशिएट ना करे अगर जंग के अंदर उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा हुआ है। मदोरो को इन्होंने उठाया था, लेकिन यहां से ईरान में सिर्फ एक चीज उठा सके, और वो कौन था, अपना पायलट। तो मेरा ख्याल में सरकमस्टांसिस जो हैं वो ईरान की फेवर के अंदर हैं। और याद रखें ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया हम अपना जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेनेड है ये सीक्रेट है, हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान के करेंगे ना रशिया के हवाले करेंगे। और 3.67 तो एनपीटी उन्हें कहता है ये जीरो पे कैसे चले जाए। और फिर 5 साल से 20 साल तक के दरमियान के अंदर उन्हें लेवरेज क्या मिल, देखिए उन्हें मिल क्या रहा है। वो कह रहे हैं 120 अरब डॉलर हमारे एसेट फ्रीज हैं, आप वो जेस्चर दे सकते थे गुडविल के तौर ठीक, पर। उस्मान शाह साहब अब होने क्या जा रहा है? देखिए जब यहाँ सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज सजेगी, अमरीकी जो वफ्द है उसके आने की तैयारियां हैं, ईरानियन साइड से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा कर दिया कि वो भी राजी हो गए हैं, लेकिन अब लगता ही है कि ग्राउंड, अचानक से ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है, ग्राउंड रियलिटीज अक्सर तब्दील हो जाती हैं। तो क्या अब एक्सपेक्ट करें हम कि जब सीज फायर में चंद घंटे बाकी रह गए हैं तो क्या मुज़ाकरात की मेज सजती हुई देख रहे हैं आप इन हालात के अंदर? जी जी, मेरे ख्याल में देखें ये सारी चीजें जो हैं इतनी हौसला अफजा जो है नहीं है, उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि ईरानी वफ्द यहाँ के ऊपर आएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन की तोसीह की, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, तो ये भी एक्सटेंशन ही की तरफ होगी, लेकिन वो सिर्फ लेवरेज गेन करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और इरानियन उन्हें उस तरीके से एंटरटेन यहाँ के ऊपर नहीं करेंगे। देखें ये इंप्रेशन की, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चीजें तब्दील हो चुकी हुई हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा होता तो वो 10 दिन की जो सीज फायर है उसको होल्ड ना करता, वो अटैक करते, वो स्ट्राइक करते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरानी इस चीज को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना हुर्मुज़ दोबारा से बंद कर दी। मुज़ाकरात जरूर होंगे, और मुझे लगता है कितना कमजोर नतीजा भी उसका क्यों ना निकले, डोनाल्ड ट्रंप इसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो 2 दिन पहले उन्होंने हमास के साथ मिस्र में मुज़ाकरात किए, शुमाली कोरिया के मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं वो चाइना में उस मूवमेंट को चाहेंगे कि कैपिटलाइज करें। और फिर जिस तरह लेबनान का सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप इन चारों महाजों को एक वक्त में यकसा करके दिखाएंगे कि मैंने 4 जगह के ऊपर जो है वो पीस के सदर होने के हवाले से जो है मुज़ाकरात करा दिए। और मुज़ाकरात जो है याद रखें ये नतीजा है उस तरह से नहीं होंगे कि वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो, हाँ मस्बत पेशरफ्त होगी, मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ है, और इरानियन उसके लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है याद रखें, मैं डोनाल्ड ट्रंप को किसी सूरत में ईरानी एग्जिट नहीं देना चाहते। वो अमेरिका को तो शायद अपना चाहते हैं, फेस सेविंग अमेरिका की हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में रहना खुद ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें पता है ये रिपोजिशन करके दोबारा से आ सकते हैं, और उन्हें यह भी पता है कि ये कितना अनपॉपुलर हो चुका है वहां पे रजीम डोनाल्ड ट्रंप का। और उसी सूरत, और फिर क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर भी देख रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है लेस लाइकली है कि वो सिक्योर करे लोअर हाउस है। तो मुझे लगता है इरानियन पॉलिटिकल एडवांटेज पे बदलने नहीं देंगे इस सारे मामले को, वो शायद लिंगर ऑन करने देखें। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को है, वहां पे पेशेंस थिन हो चुका है, मार्केट्स आपके सामने है इंटरनेशनली, तो ईरानी और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने तो उनका मिड टर्म इलेक्शन भी है ना सर। देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स विक्ट्री फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप? यानी अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो वो ये
वो यकीनन ये चाहेंगे कि वो सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे पहुंचे। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प्स विक्ट्री हियर या यूएस विक्ट्री हियर? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज यही है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट 0% पे करके कुछ साल के लिए ईरान को इस बात के ऊपर अगर लेके आ जाते हैं, जो कि लेस लाइकली है। देखें, ये उन्होंने कल से यही बात कर रहे हैं कि मेरा एक ही पॉइंट है, और वो यही है कि हर सूरत के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट 0, क्योंकि उन्हें पता है बाकी चीजें आसान नहीं है। अब नए हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतल्लिक, उसको रेगुलेट करने से मुतल्लिक है। और ईरानियन भी जानते हैं कि ये की टेकअवेज अगर ये लेके चला गया तो ये उसकी पॉलिटिकल टाउटिंग करके इलेक्शन के अंदर बताएगा कि मैं हूं जिसने जंग ये भी खत्म कराई और शुरू भी कराई और ईरान को उस पॉइंट के ऊपर लेके आ गया। ईरानियन बड़े समझदार है, वो पॉलिटिकल एडवांटेज अगर गेन करने दे तो उन्होंने देना होता तो वो जेडी वैंस के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन बाकर कालीबाफ ने कहा कि मैं जेडी वैंस के साथ खड़े होकर अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन को वो माइलेज गेन करने नहीं दूंगा। तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं। देखें, वो हर सूरत के अंदर कोशिश करेंगे कि ये जो है एग्जिट कर जाए वहां से व्हाइट हाउस में, और आर्टिकल 25 जो है इसके खिलाफ इन्वोक हो। आज मैं पढ़ा था कालशी मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के जाने से मुतालिक 29% जो है वो राय जो है वो आ चुकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जुआ लग गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सस्टेन करेगा या इसका रजीम जो है उसका डिबाकल देखेंगे अगले साल के अंदर अंदर है। ईरानी इसको चाहते हैं कि व्हाइट हाउस से निकल जाए, अदरवाइज 3 साल का तक इसका वहां पे रहना ईरानियों के लिए मुसलसल खतरे की घंटी है। और मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लाइफ लाइन जो है वो उन्हें देने की कोशिश मुझे लगता है नहीं करेंगे। इसीलिए वो बार बार एसेट की बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या प्राइस पे करने को तैयार है इस हवाले से? जी ठीक, उस्मान साहब, लास्टली अब अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होता है तो उसकी प्री कंडीशंस क्या है? जी, उसकी प्री कंडीशन ईरान ने पहले बता दी थी कि पहले लेबनान का सीज फायर जो कि उनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये लेबनान का महाज जोड़ दिया गया ईरान के साथ है। और इस तरीके से ईरान ये साबित करने में कामयाब रहा कि उसने हिजबुल्लाह को लेफ्ट आउट नहीं किया, किसी तरह से छोड़ा नहीं। और हिजबुल्लाह भी इस बात के ऊपर मुझे लगता है कि जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, ये तासुर जो है कायम कर चुके हैं कि हालात के ऊपर अभी भी ईरान का कंट्रोल मौजूद है। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, तो वो तो उन्होंने एतमाद साजी का माहौल नहीं बनने दिया, वो अभी तक करके रखी हुई है ट्रम्प की तरफ से। और तीसरी चीज थी एसेट जो है वो फ्रीज किए हुए उनको रिलीज करें। तो प्री कंडीशन तो उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आती सिवाय लेबनान का फ्रेजाइल सीज फायर है। अब लेट्स सी थिंग्स जो है किस तरह पैन आउट करेंगी। अगर इरानियन यहाँ के ऊपर आ गए तो मुझे लगता है वो चाहेंगे मीनिंगफुल कोई अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसके लिए इत्तेफाक राय जरूरी है फ्रेमवर्क का। जो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके के ट्वीट, याद रखें कौमी सलामती के उनके मुशीरों ने कहा है मीडिया को कि हम सोए पड़े होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप आधी रात को ट्वीट करके तहजीबों को तबाह करने की बात करता है, तो वहां पे भी क्योस है। मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो है रिस्क अब नहीं ले सकते, उनकी एपेटाइट नहीं। पहली दफा सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो गए हैं, नहीं तो एक आध दिन के अंदर हमला करके आ जाते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रही, वो खौफजदा हो चुके हुए हैं। मिड जो गुड फ्राइडे गुजरा उसमें छुट्टियां थी, और उसके अंदर उन्होंने बताया जब इन्हें 3 बजे इतला दी गई है कि 2 पायलट वहां पे गिर गए तो 3 घंटे चीखते रहे अपने लोगों के ऊपर है। और उसके बाद कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं 1979 वाला नहीं देखना चाहता होस्टेज क्राइसिस के, इनको पकड़ ले ईरानी। और $50 करोड़ दे के 164 त्यारे भेज के 64 फाइटर जेट्स इन्होंने उस बंदे को निकाला। और फिर खबर थी कि पीछे एक और रह गया, जिसके बाद अब वो हंट कर रहे हैं कि वो कौन बंदा था पेंटागन में जिसने खबर क्लिक की कि एक पायलट अभी वहां के ऊपर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप कभी ये सिनेरियो नहीं देखना चाहेंगे अपने वाइल्ड ड्रीम्स के अंदर भी। और इरानियन तो वेट कर रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन करें, और एयर बॉम्बिंग तो 40 दिन में वो चीज सर्व नहीं कर सकी। और वियतनाम में मैंने पहली कई दफा क्या 58,000 लाशें उठाई, 4,000 इन्होंने इराक में उठाई। सिनेरियो इतना फेवरेबल नहीं है, वो कुएं और खाई के दरमियान में है, लेकिन वो साबित ये कर रहे हैं कि ये सूरत हाल ईरान से मुतालिक है। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी तो है, दो बड़े फ्रंट्स है, जाहिर है एक पॉलिटिकल फ्रंट है, दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ट्वीट करते हैं तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और फिर एक तासुर ये भी है कि इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहीं कोई बिजनेस वाइज जो है वो कैपिटलाइज इस सारे मामले को मटेरियलाइज करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, वो प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर करते हैं। उनके ट्वीट से पहले सिचुएशन रूम से खबर लीक कर ली जाती है, और उनके बेटे दोनों कालशी और पोली मार्केट दोनों के सीनियर एडवाइजर हैं। वो चीज भी है कि वॉर को एक डिजिटल कसिनो के अंदर इन्होंने बदल दिया। और याद रखें ईरान स्विफ्ट इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको उतना डेंट नहीं पहुंचा। ठीक है आपने नाकाबंदी करके रखा हुआ, लेकिन ये तो 47 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर है। और आपने जो बात की कि वहां पे सूरत हाल ये है कि सरमायाकार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उन्हें फेवर नहीं कर रहा। नेस्टेक मार्केट 0.3% की कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। डो जोन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो चुकी हुई है, और S&P जो है वो
2% जो है वो नीचे आ चुकी हुई है। तो मुझे लगता है अमेरिका को खुद उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट है। और फिर यूरोप जो है वो आपके सामने है, सिर्फ 6 हफ्तों का वहां पे जेट का फ्यूल रह गया। और वो इंटरनेशनल जो एनर्जी एसोसिएशन है वो कहती है उसके बाद जो है फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, लोग आ जा नहीं सकते। तो यूरोप भी पैनिक मूड के अंदर है। और जेडी वैंस को वो ये मूवमेंट कैपिटलाइज करने नहीं देंगे, कि सूरत होती है तो वो खुद ही आगे ऊपर आएंगे। तो एक हैवक है जो उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन ये बाय डिजाइन है जैसे मैंने कहा। लेकिन इरानियन इस चीज को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कहा आखिरी मूवमेंट तक हम नहीं आएंगे। उन्हें पता था ये 12,000 किलोमीटर का सफर करके आएंगे, हम तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को वो उसी तरीके से डील कर रहे हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को डील करते हैं जी। बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान पहले ही अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, और ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सदर खुद मुतजाद बयानात दे रहे हों तो सवाल ये उठता है कि एतमाद की फ़ज़ा कैसे कायम हो सकती है। यही वजह है कि ईरानी क़यादत ने वाज़े तौर पर ट्रंप के जारहाना रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया है। और इसी हवाले से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहना है कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बाकिर का मज़ीद कहना था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके खुद फरेबी का शिकार है, और वो नई जंगजूई का जवाब पैदा कर रहे हैं जो उनकी खाम ख्याली है। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का यह बयान ईरान के मौक़िफ़ को पूरी तरह वाज़ेह करता है। ईरान ये समझता है कि अमेरिका मुज़ाकरात को एक ऐसे अमल में तब्दील करना चाहता है जहां ईरान को झुकने पर मजबूर किया जाए। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम होता जाता है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त का इंदिया दिया है, और ये भी कहा है कि तेहरान की जानिब से मस्बत इशारे मौसूल हुए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। इसी तनाजुर में अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फैसला कर लिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, और ईरानी मीडिया में इससे कबल मुज़ाकरात में शिरकत से मुतल्लिक़ मुतज़ाद खबरें भी सामने आती रही हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सादा सा सवाल यही है कि क्या मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो पाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट दिया है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जो सीज़ फायर की मुद्दत है उसमें तोसी नहीं होगी, और फिर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी बदस्तूर बरकरार रहेगी, क्योंकि प्री कंडीशंस ईरानियन साइड से यही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी हुई है, बैरिकेड्स ओवर बैरिकेड्स, इसको ख़त्म किया जाए। ये ब्लॉकेट क्यों है, फिर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे तवक्कुआत इम्कानात तो यही जाहिर किए जाते हैं कि कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो, लेकिन क्या इन हालात में हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि जैसे ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन देखिए उन्होंने उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। एक तो ये कि जी सीज फायर जो है उसके अंदर एक्सटेंशन वो नहीं चाहते कि हो। दूसरा ये कि बहुत उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बहुत अच्छा जो मुआहिदा है वो ईरान के साथ होता हुआ देख रहा हूँ, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उन्होंने, अगर आप उनकी बाकी स्टेटमेंट्स देखें, उन्होंने एक जंग के बारे में कही कि जी हमने ये जंग जीत ली है, हमने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हमने तबाह कर दी है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, जिसकी अभी आप भी बात कर रहे थे। तो ये भी वो फेस सेविंग वाली स्टेटमेंट्स हैं। और फिर उसके साथ जो बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो लगता यही है कि ज़्यादातर रुझान उनका इसी चीज़ पे है कि ये मामला जो है 1-2 दिन के अंदर तय हो जाए। क्योंकि देखें, साथ उन्होंने ये कहा कि जी हमने 8 साल इराक वॉर लड़ी, हमने 14 साल वियतनाम वॉर लड़ी, ये तो अभी 5 हफ्ते गुजरे हैं, लेकिन वो वियतनाम वॉर हो या इराक वॉर हो या फॉर दैट मैटर 3 साल से जारी यूक्रेन वॉर हो, वो दुनिया को अफेक्ट नहीं करती। ये तो वॉर दुनिया को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये दुनिया की जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो सारे का सारा दुनिया का एनर्जी कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है। अच्छा, सारे का सारा इसलिए जी देखिए, 30% फर्टिलाइजर यहाँ से गुजरती है, 20% जो है वो नेचुरल गैस दुनिया की यहाँ से गुजरती है, LNG,
15% जो है वो ऑयल यहाँ से गुजरता है। इसका क्यूमुलेटिव आप इफेक्ट देखें तो वो 70 से 80% है पूरी दुनिया के ऊपर। ऑलरेडी इंडिया के अंदर, ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर, ऑलरेडी यूरोप के अंदर फर्टिलाइजर का जो है ना शॉर्टेज होती हुई नजर आ रही है जी। तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप इसको आप कंपेयर करें तो पहले तो ये कंपैरिजन ही ठीक नहीं था। लेकिन वो जिस तरह से जहाज के अंदर बैठ के जी बात कर रहे थे, ये भी कह दिया गया है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है उसमें दो लोगों का तो नाम यकीनी तौर पे दिया गया है, विटकॉफ साहब और जैरेड कुशनर का, जिसको पूरा अमेरिका जो है नियोफाइट कह रहा है। नियोफाइट स्पेशली जैरेड कुशनर को, क्योंकि नियोफाइट मींस कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में या स्टेट क्राफ्ट के अंदर कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो तो इज़ अ बिजनेसमैन और वो भी लैंड के और प्रॉपर्टी के इश्यूज के ऊपर। खैर एनीवे, नेवरदलेस वो पिछले 2 सालों से अमेरिका के लिए जो मिडल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन वॉर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव तो हैं। खैर उनका जेडी वैंस साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में कहा गया कि वो आएंगे, लेकिन ये पक्का नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टेलीफोन पे प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, लग ये रहा है कि किसी जहाज में सवार हैं, कोई पता नहीं वो खुद कल यहाँ पे पहुंच जाए। सो बहुत जी इट्स अगेन श्राउडेड इन, मैं मिस्ट्री नहीं कहूँगा बट अनसर्टेनिटी, और एक जो है ओपैक सिचुएशन है, ओपैक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हुआ। ये मुझे लगता है ये इंटेंशनल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। और जैसे आपने सवाल किया था कि क्या कल वाली जो मुज़ाकरात हैं वो हो पाएंगे या नहीं कंक्लूसिवली, तो मेरा ये ख्याल है कि जी ज़रूर हो पाएंगे। मेरी अपनी एज ए ऑप्टिमिस्टिक आप कह लीजिए कि राय है। और इसका जो इंडिकेशंस हैं वो आज रात को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग वो मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईरान भी अभी तक वेट एंड सी कर रहा है। ईरान ने जो अटेंड करने की प्री कंडीशन आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो ये रखी है कि जी जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर से जो ब्लॉकेट है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये इस सारे बैकग्राउंड के अंदर जी फिर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब की ये जो उनकी जो अभी वाली स्पीच है जो उन्होंने किसी जगह से टेलीफोन के ऊपर दी है, आई थिंक जी वो इंडिकेट करती है कि ये कल ज़रूर कोई ना कोई बैठक होगी जी। ज़ाहिर है इस पे एनालिसिस ही किया जा सकता है, और एनालिसिस ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन अभी हमारे यहाँ नहीं है कि कोई ईरानी वफ़द पहुँच रहा है या इवन जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए सिचुएशन को एनालाइज ही किया जा सकता है, और ज़ाहिर है कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द विक्ट्री ऑफ यूएस, या वो फेस सेविंग ऑफ यूएस, या वो नैरेटिव जिसको वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है अभी तो मिड टर्म इलेक्शंस सर पे हैं, और एक इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, फिर एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर भी मौजूद है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रेशर भी है। तो इस सारे में क्या है जो वो गेन करना चाहेंगे? जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, बहुत कम आवाज़ आई जी, इट्स नॉट ऑडिबल जी। मैं ऑडिबल ना हो, मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको कर साहब? जी बहुत कम आ रही है, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ जी, काइंडली रिपीट जी कीजिएगा। मैं कर सब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यूएस साइड की क्या कंपोनेंट्स ऐसे हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स द विक्ट्री ऑफ यूएस, वो फेस सेविंग नैरेटिव जो उनको चाहिए है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या हो सकता है? एक चीज़ तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है और सारा कुछ, क्या वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अभी खदशात का इजहार कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ये क्वाइट डिप्लोमेसी है ना जी, कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं जो पब्लिक डोमेन में हो। कि देखिए वो जो फेस सेविंग नैरेटिव है, पहले तो उनको ये चाहिए कि वो सबको बताएं कि वो जंग वो जीते हैं। दूसरा, उनको फेस सेविंग नैरेटिव ये चाहिए कि वो ये जंग हारे नहीं हैं, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी तबाह कर दी है। और जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपने तबाह कर दी है तो फिर आपको कुछ चाहे 450 kg एनरिच्ड यूरेनियम है 60% या 600 kg है, फिर तो ज़ाहिर है आपको कोई कंसर्न नहीं उससे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके साथ साथ देखें ये अब जियो पोलिटिकल इशू है, और अगर तो ये इशू हैंडल नहीं होता, मैंने जैसे कहा ना जी, कोई एक्सक्लूडेड ये इराक वॉर नहीं है, वियतनाम वॉर नहीं है, यूक्रेन वॉर नहीं है, ये अगर इशू हैंडल नहीं होता तो ये इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट सेकंड द अदर सेकंड ये जियोफिजिकल इशू बन जाता है। जियोफिजिकल मींस के सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा कि फिर कंट्रीज जो हैं वो डोमिनो इफेक्ट में एक के बाद एक उस वॉर का हिस्सा बन गई थी। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है, और इसलिए इसके अंदर मैं समझता हूँ जी कि जो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही
इन अ वे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है एज ए मीडिएटर पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। ये भी देखिए कि फाइन कि आपके जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का इशू है वो सॉल्व होने में शायद ज़्यादा टाइम ले। मैं तो हमेशा पिछले को 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ जी कि जो बेसिक और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो है ही स्टेट ऑफ हॉर्मस का, क्योंकि पहली दफ़ा ईरान को पता चला है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो उसको डिटरेंट वैल्यू देती है इस वॉर के अंदर एज ए लीवरेज यूज करने की, और अमेरिका उस डिटरेंट वैल्यू को काउंटर करना चाहता है जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर ब्लॉकेट करके एज अ जो हम जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में कोहर्जन की पॉलिसी कहते हैं थ्रू कंपलेंस, तो वो कंपलेंस क्रिएट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सिक्योरिटी एंड डिफेंस मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज की आलमी मईशत इस कदर आपस में जुड़ी हुई है कि किसी एक खित्ते में होने वाली जंग या कशीदगी पूरी दुनिया की कीमतों को मुतासर कर देती है। खास तौर पर तवानाई का शोबा यानी तेल और गैस वो बुनियादी अंसर है जिसके बगैर जदीद मईशत चल नहीं सकती। इसी तनाजुर में ईरान जैसे अहम तवानाई खित्ते में जारी जंग ने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है, और अब इसी पस मंजर में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वाजे किया है कि अगर ईरान और अमरीका के दरमियान जंग खत्म भी हो जाए तो तब भी महंगाई के असरात फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होंगे और दुनिया को इसके नताइज तवील अरसे तक भुगतना पड़ सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जंग सिर्फ कीमतों को वक्ती तौर पर नहीं बढ़ाती बल्कि पूरे माशी निज़ाम के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा कर देती है। जब तेल की कीमतें अचानक 70 से $110 फी बैरल तक पहुँच जाती हैं तो इसका असर सिर्फ ईंधन तक महदूद नहीं रहता बल्कि ट्रांसपोर्ट, सनत, ज़राअत और खुराक समेत हर शोबे में लागत बढ़ जाती है। यही बढ़ती हुई लागत फिर आम सारिफ तक महंगाई की शक्ल में पहुंचती है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर जंग खत्म हो जाए तो फिर भी महंगाई फौरी तौर पर कम क्यों नहीं होगी। तो इसकी वजह यह है कि आलमी मईशत एक मशीन की तरह नहीं कि बटन दबाया और सब कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो रफ्तार बदलने में वक्त लेता है। जंग के दौरान जो सप्लाई चेन मुतासर हुई है वो जंग खत्म होने के बाद भी फौरी तौर पर बहाल नहीं होती। जहाज़ रानी के रास्ते, इंश्योरेंस के अखराजात और तरसील के माहदे सब दोबारा तरतीब पाने में वक्त लेते हैं। इसी तरह जब महंगाई एक बार बढ़ जाती है तो मईशत में जम जाती है, क्योंकि कंपनीज अपने बढ़ते हुए अखराजात की वजह से कीमतें फ़ौरन कम नहीं करती और ना ही उजरतें आसानी से वापस नीचे आती हैं, जबकि मजदूर पहले से ज़्यादा तनख्वाह का मुतालबा करते और कारोबारी तबके अपने मुनाफे के मार्जिन को बरकरार रखने के लिए कीमतें कम नहीं करते, और यूँ एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिसमें महंगाई खुद को दोबारा पैदा करती रहती है। जब अवाम और कारोबारी तबके ये समझने लगते हैं कि कीमतें बढ़ती रहेंगी तो वो पहले ही कीमतें और उजरतें बढ़ा देते हैं, जिससे महंगाई मज़ीद मुस्तहकम हो जाती है। ये एक नफ्सियाती और माशी दोनों तरह का अमल होता है जो महंगाई को फौरी तौर पर नीचे आने नहीं देता। इसके अलावा तेल की कीमतों में इजाफा सिर्फ ईंधन तक महदूद नहीं रहता बल्कि एयरलाइन, टिकट्स, शिपिंग और सनती पैदावार तक हर चीज़ को महंगा कर देता है। इसी तरह ज़रई शोबे में नाइट्रोजन खाद की कीमतों में 30% इजाफा इस बात की अलामत है कि खुराक की कीमतें भी आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकती हैं। यानी जंग का असर बराह रास्त जो है वो प्लेट में आने वाली रोटी तक पहुंचता है। दूसरी जानिब अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के लिए ये सूरत हाल सियासी तौर पर भी हसास बन जाती है, क्योंकि महंगाई बराह रास्त आवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। जबकि ईंधन, खुराक और ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती हैं तो अवामी रद्दअमल हुकूमतों पर दबाव बढ़ा देता है, चाहे इसकी असल वजह आलमी जंग ही क्यों ना हो। असल बात यह है कि जंग खत्म होने के बाद भी आलमी मईशत एक नए तवाज़ुन में चली जाती है जिसको पुरानी सतह पर वापस लाना आसान नहीं होता। कीमतें एक नई सतह पर सेट हो जाती हैं, सप्लाई चेन दोबारा तरतीब लेता है और सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। यही वजह है कि महंगाई एकदम गायब नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। लाहौर की सड़क पर चलती एक सरकारी बस और इसके अंदर एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद, ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे माशरे के रवैयों का एक तल्ख अक्स है। लाहौर के इलाके रायवंड रोड पर पेश आने वाला ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते गुस्सा, दुख और सवालात की एक लहर उठ खड़ी हो गई। वाक़े की बुनियादी तफसील ज़्यादा पेचीदा नहीं है लेकिन इसकी संगीनी बहुत गहरी है। एक सरकारी स्पीडो बस जो अवामी सहूलत के लिए चलाई जाती है, इसके अमले के एक रुकन ने एक कमसिन बच्ची पर हाथ उठाया। बज़ाहिर वजह कोई मामूली बात की हो सकती है, किराया, नशस्त का झगड़ा या किसी हिदायत पर अमल ना करना मुमकिन वजूहात में शामिल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स ने अपनी ताकत एक बेबस बच्ची पर आजमाना मुनासिब समझा। यही वो नुक्ता है जहाँ ये वाक़या सिर्फ एक झगड़े का नहीं रहता बल्कि एक समाजी बीमारी की निशानदेही बन जाता है।
अब इस अफसोसनाक वाक़े की कानूनी कार्रवाई पर नज़र डाली जाए तो रियासती मशीनरी हरकत में ज़रूर आई। वाक़े की फुटेज सामने आते ही पुलिस ने एक्शन लिया, मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जो कि एक मस्बत पेशरफ्त है। लेकिन सिर्फ यहाँ रुक जाना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि असल मसला सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस जहनीत का है जो ऐसे वाक़यात को जन्म देती है। ये वाक़या हमें कई पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। सबसे पहला सवाल ताकत के गलत इस्तेमाल का है। हमारे यहाँ छोटे ओहदों पर बैठे अफराद भी अक्सर अपने इख्तियार को ताकत समझ लेते हैं, और जब सामने कोई कमज़ोर हो तो वही ताकत जुल्म में बदल जाती है। यह सिर्फ कानून की कमज़ोरी नहीं बल्कि तरबियत और अखलाकी ज़वाल का मसला भी है। दूसरा अहम पहलू अवामी ट्रांसपोर्ट का माहौल है। बसेस, वैगन्स और दीगर ज़राए सिर्फ सफ़र का वसीला नहीं बल्कि एक समाजी जगह भी है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग एक दूसरे से मेल जोल करते हैं। अगर इन जगहों पर खौफ, बदतमीज़ी और तशद्दुद का राज होगा तो ये पूरे माशरे के रवैये को मुतासर करेगा। एक बच्ची अगर आज बस में ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है तो कल वो पूरे माशरे से खौफज़दा हो सकती है। तीसरा पहलू एहतसाब का है, क्योंकि इस केस में फ़ौरी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहेगी या चंद दिन बाद ये मामला भी दीगर वाक़यात की तरह दब जाएगा। हकीकी इंसाफ तब होगा जब ना सिर्फ मुलजिम को सज़ा मिलेगी बल्कि अमले की तरबियत को भी बेहतर बनाया जाएगा, निगरानी का निज़ाम सख्त किया जाएगा और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी। अब इस वाक़े में एक और अहम अंसर सोशल मीडिया का किरदार भी है। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो शायद ये मामला भी खामोशी से दब जाता। इससे ये वाज़ेह होता है कि आज के दौर में अवामी निगरानी एक ताकतवर ज़रिया बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा है कि क्या हमें इंसाफ के लिए हमेशा वायरल वीडियोज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वाक़या हमें आईना दिखाता है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी इज्तमाई बेहिसी, कमज़ोरियों और कमज़ोरों के साथ रवैया और ताकत के गलत इस्तेमाल को साफ देख सकते हैं। एक बच्ची पर उठने वाला हाथ सिर्फ एक फ़र्द का जुर्म नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की नाकामी की अलामत है। अगर हमने ऐसे वाक़यात को महज ख़बरों तक महदूद रखा तो कल कोई और बच्ची इस जुल्म का शिकार हो सकती है। असल ज़रूरत सिर्फ सज़ा देने की नहीं बल्कि सोच बदलने। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।